नमस्कार, आप सभी को धनतेरस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपका घर धन-धान्य से भरा रहे। इसी शुभकामना के साथ मैं स्टार्ट करूँगी आज की अपनी क्लास को और 9 नवंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 8 नवंबर के करंट अफेयर जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन भी करेंगे और डेज से स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम के लिंक पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में मेरा कंटेंट उपलब्ध है, तो आप पढ़ सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दिया रहता है, इस बात को समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देखो 9 नवंबर को हम विश्व गुणवत्ता दिवस मना रहे हैं। नवंबर का जो दूसरा गुरुवार होता है उस दिन ये दिन मनाया जाता है, इसलिए हम आज वर्ल्ड क्वालिटी डे मना रहे हैं। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन के द्वारा, जिसको हम ISO कहते हैं, इसके द्वारा मनाया जाता है। इसके पीछे का मोटिव ये होता है कि जो वस्तुएं हम इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी एक होनी चाहिए और उसको मेंटेन किया जाना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा, विश्व गुणवत्ता सप्ताह भी मनाते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस बार 2023 में हमने मनाया इसे 6 से लेकर 10 नवंबर तक के बीच में। क्लियर? अब विषय क्या था? तो गुणवत्ता अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता का एहसास करना है। इस विषय के साथ हम नेशनल लीगल सर्विसेज डे के बारे में बात करेंगे, जिसको 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। साथ में इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 1995 में और जो हमारे देश का सबसे कमजोर वर्ग है, सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको किस तरीके से न्याय दिलाया जा सकता है, इस बात पर फोकस है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। साथ में ही आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक जो विधि के समानता का जो एक समानता को जो सुनिश्चित करना है सभी व्यक्तियों के लिए हमारे देश के, इस बात को ध्यान में रखते हुए नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ओके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में बात करेंगे तो इसका गठन 1987 में हुआ था और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, तालुका स्तर पर, जिला स्तर पर काम करता है। उच्च न्यायालय का भी राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण होता है और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका भी विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। ओके, क्लियर? उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस हमने 9 नवंबर को मनाया है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तरांचल बना था और उसका नाम बदलकर 2006 में उत्तराखंड कर दिया गया था। तो इस साल हम इसका 24वां स्थापना दिवस मना रहे हैं 9 नवंबर को, क्योंकि 9 नवंबर को सन 2000 में ही ये अस्तित्व में आया था। इस बात को समझ लेंगे। ओके, क्लियर? आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी, जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीता है? तो भारत की जो महिला हॉकी टीम है उसने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और इसमें इसने गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय टीम ने किसे हराया? तो इस भारतीय हॉकी टीम ने हराया है जापान को और जापान को हराने के बाद में गोल्ड मेडल जीता है। इस बात को याद रख लेंगे। क्लियर? साथ में ये भी मैं बता दूं कि ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी भारतीय हॉकी टीम है महिला, उसने ये खिताब जीता हुआ है। राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं यह है दीपिका कुमारी। तीरंदाजी करती हैं ये और इन्होंने अभी जो राष्ट्रीय गेम्स हो रहे हैं गोवा के पणजी में, उसमें 2 गोल्ड मेडल जीता है और साथ में एक सिल्वर मेडल भी जीता है। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट में किसने जीत हासिल करी है? तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। इनका नाम है विदित गुजराती और वैशाली आर। तो इन दोनों ने जीत हासिल करी है फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज इवेंट में और टोरंटो में जो शतरंज इवेंट होने वाला है उसमें ये क्वालिफाई कर गए हैं। वेयर डज इंडिया रैंक अमंग द बेस्ट कंट्रीज फॉर एम्प्लॉयज? यानी कि कर्मचारियों के सबसे अच्छे देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जो कर्मचारी दुनिया में काम करते हैं, ऐसे दुनिया के 30 देशों को लिया गया है और इन 30 देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान दिया गया है दूसरा। याद रख लेंगे, भारत दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है तुर्की। ओके, किसके द्वारा ये कराया गया था? ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है, ये सर्वे कराया गया है, ये किसके द्वारा कराया गया है? तो मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सर्वे कराया गया है। ओके, 30 देशों का डेटा था ये। 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? देखो ये जो बंदरगाह है 16.1 मिलियन टन कार्गो संभाल रहा है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है ये। गुजरात का बंदरगाह है, इसका नाम है मुंद्रा। क्या नाम है? मुंद्रा। तो याद रख लेंगे। अभी इसने रिकॉर्ड बनाया है 6.1 कार्गो को संभालने का, 6.1 मिलियन कार्गो को संभालने का।
क्लियर, इस बात को याद रख लेंगे, गुजरात का है। और साथ में मैं आपको बताऊं कि जो अदानी पोर्ट्स है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। ठीक है। अच्छा, इस बंदरगाह के बारे में बात करेंगे तो गुजरात का है और भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है ये बंदरगाह है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। इसकी स्थापना 1998 में करी गई थी अदानी पोर्ट्स और एसीजेट लिमिटेड के द्वारा। अदानी समूह के द्वारा इसका स्वामित्व किया जाता है और इसमें जो बर्थ है उसकी संख्या 24 है, इस बात को ध्यान में। 19वां कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये 19वां कलाकार पुरस्कार प्रदान किया गया है। कोंकणी साहित्य से, कोंकणी जो संस्कृति है उससे बिलोंग करते हैं। इनका नाम है अपोली नारिस डिसूजा। तो इन्हें प्रदान किया गया है, उनका जो गृह निवास है मैंगलोर में। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि 5 नवंबर को ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। इन्होंने ये संगीतकार, गीतकार, लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो कोंकणी साहित्य में योगदान रहा है उससे मस्कट यानी ओमान की जो राजधानी है मस्कट भी प्रभावित रहा है और इनका जो गृह नगर है मैंगलोर वो भी प्रभावित रहा है। इन्होंने गीतों और जो कोंकणी लैंग्वेज है उसमें गीतों और भजनों की रचना करी है। 9 ऑडियो एल्बम भी इनके तैयार हैं। क्लियर, तो इस तरह से हम समझ लेंगे किसके बारे में। तो हमने समझा ओपोलो नारिस डिसूजा के बारे में, जिनको कलाकार पुरस्कार दिया गया है। और ये कलाकार पुरस्कार का कौन सा संस्करण है, तो 19वां संस्करण है। 2005 में इसे पहली बार दिया गया था, इस बात को ध्यान रख लेंगे। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बनकर आया है, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2015 में भारत और फ्रांस के माध्यम से इसको स्टार्ट किया गया था पेरिस में। ठीक है। इसके पीछे का मोटिव ये है कि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको ऐसे प्रयोग किया जाए कि वो एनर्जी के रूप में तब्दील हो सके, नवीकरणीय ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना, जिससे कि जीवाश्म ईंधन पर, जीवाश्म जो ऊर्जा है उस पर हमारी निर्भरता कम हो सके। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का निर्माण किया गया था और इस पर अभी 94 देश अभी तक इसके पूर्ण रूप से सदस्य बन चुके थे और 95वें देश के रूप में अभी हस्ताक्षर किया गया है चिली के द्वारा, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। और वैसे तो इसके 116 सदस्य देश हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर करा हुआ है, लेकिन 95 जो देश हैं वो पूर्ण रूप से इसके सदस्य बन चुके हैं, इस बात को ध्यान रख लेंगे। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में है। कहाँ है, भारत के गुरुग्राम में है। क्लियर, तो हमने बात कर ली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। ठीक है। अच्छा, साथ में ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो उद्देश्य है 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा जो उत्पादन कैपेसिटी है उसको बढ़ाना। ठीक है। और ये भी मोटिव दिया गया है कि 2030 तक जो ये 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना भी इसका मोटिव है। यानी कि 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा की जो कैपेसिटी है उसको प्राप्त करना और 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना भी, यानी इसमें इन्वेस्ट करना भी इन्होंने एक अपना एम बनाया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बिग बैंग के कितने वर्षों के पश्चात सबसे पुराने ब्लैक होल की खोज की गई है, तो बिग बैंग के कितने वर्षों के पश्चात के बारे में अगर मैं बात करूं तो 470 मिलियन वर्ष पुराना जो एक ब्लैक होल है इसकी खोज करी गई है। ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है, यानी कि हमारी जो आकाशगंगा में ब्लैक होल है उससे भी पुराना ब्लैक होल है ये और सबसे बड़ा ब्लैक होल है। 470 मिलियन वर्ष पुराना है, इस बात को याद रख लेंगे। साथ में ही मैं आपको बता दूं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और साथ में चंद्रा एक्सरे वेधशाला के द्वारा इसकी खोज करी गई है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो ये पृथ्वी से 1 मिलियन की दूरी पर अंतरिक्ष में इसको लगाया गया है इस टेलीस्कोप के माध्यम से, और चंद्रा एक्सरे वेधशाला के माध्यम से वैज्ञानिकों ने खोज करी है, नासा के द्वारा ये खोज करी गई है। ब्रह्मांड लगभग देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है वो 13.7 अरब वर्ष पुराना है और इस ब्लैक होल की खोज करी गई है और ये 13.2 अरब वर्ष पुराना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना पुराना ब्लैक होल की खोज करी गई है वैज्ञानिकों के। टेलीस्कोप के बारे में बात करूं तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको पृथ्वी से 1 मिलियन की दूरी पर इसको स्थापित किया गया था। क्यों स्थापित किया गया था, ताकि आकाश में, अंतरिक्ष में, हमारे ब्रह्मांड में जो खगोलीय पिंड है उनके बारे में सही जानकारी मिल सके। इसमें जो दर्पण लगा है वो 18 हेक्सागोनल का है और उसकी क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो ब्रह्मांड की सारी कहानी को रिकॉर्ड करता रहता है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला के बारे में बात करूं तो 23 जुलाई 1999 में स्पेस शटल कोलंबिया पर इसको लॉन्च किया गया था
और इसको भी इसीलिए लॉन्च किया गया था जिससे कि ब्रह्मांड की कहानी को क्या किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। देखो, इस दूरबीन का नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी खगोल शास्त्री हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, उनके सम्मान में इसका नाम चंद्र एक्सरे वेधशाला रखा गया था। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रूस के बारे में। रूस में एक घटना हुई है, ये भी एक भौगोलिक घटना है ना। तो ये क्या है, तो किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस का, जिसको यूरेशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है और जो साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे कहा जाता है, उसका नाम है क्लूचेवस्काया सोपका। तो ये सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है और 2023 में ही सिर्फ तीसरी बार इसमें विस्फोट हुआ है। पहला विस्फोट अप्रैल में हुआ था, फिर मई में हुआ है और अब जाकर इसमें जो विस्फोट हुआ है नवंबर में हुआ है। जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने कहा था कि 1 नवंबर को विस्फोट हो जाएगा, और लेकिन ये विस्फोट अभी हुआ है। तो इस सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो क्लूचेवस्काया सोपका। कहाँ पर है, तो यूरेशिया में है, रसिया में है, साथ में साइबेरिया का सबसे ऊंचा द्वीप है। इस बात को समझ लेंगे। ओके, क्लियर। अच्छा, साथ में मैं आपको बता दूं कि जब ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ तो लगभग 13 किलोमीटर या 8 मील की ऊंचाई तक इसका जो गुबार है वो उठकर गया है ऊपर तक। इस बात को भी ध्यान रख लें। देखिए, ये जो ज्वालामुखी है ना, वो होलोसीन युग का है। ठीक है, जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने खोज करी थी। इसकी ऊंचाई के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये 4650 मीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 7000 वर्ष पहले ये जो ज्वालामुखी है ये उभर कर आया था। ज्वालामुखी का स्थान कहाँ पर है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत और यूरेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में इसे जानते हैं। ये सोपका कामचटका प्रायद्वीप पर स्थित है और मास्को, यानी कि जो रसिया की राजधानी है मास्को, वहां से 6700 किलोमीटर की दूरी पर। अदानी ग्रीन एनर्जी की स्थापित जो क्षमता है वो कितनी है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी। ठीक है, तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अदानी ग्रीन एनर्जी है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 8.4 गीगावाट हो गई है। और जो अदानी ग्रुप है, ये भारत का पहला ऐसा एनर्जी ग्रुप बन गया है जिसकी इतनी इतनी ज्यादा जो ये कैपेसिटी है इतनी हो गई है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी पैदा करने वाला, उसकी कैपेसिटी रखने वाला अदानी ग्रीन एनर्जी हो गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरे नंबर पर भारत का एनटीपीसी है जिसकी जो क्षमता है वो 3.2 है। कितनी है इसकी कैपेसिटी, 3.2 है एनटीपीसी की। क्लियर। इस बात को ध्यान। कुछ शॉर्ट न्यूज है वो देख लेते हैं फटाफट। तो गुजरात में कार्यक्रम के दौरान हमारे देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या किया, तो 12 जीएसटी केंद्रों, सेवा केंद्रों की स्थापना करी या उसका उद्घाटन करा, और साथ में ही मेरा बिल मेरा अधिकार, इस योजना के तहत जो प्रतिभागी हैं, जो खरीदने और बेचने के समय बिल का इस्तेमाल करते हैं, उनको पुरस्कृत भी किया गया है। देखो, उत्तरी किवू और डीआरसी में क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, और संघर्ष की वजह से 6.9 मिलियन लोगों का विस्थापन हो गया है। ये रिपोर्ट दी है किसने, तो ये रिपोर्ट दी गई है संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा। क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखें। देखो, न्याय विभाग के द्वारा 6 लाख लोगों को कानूनी रूप से जागरूक किया गया है और उन्हें साक्षर किया गया है। क्लियर। इस बात को ध्यान। देखो, जो कपास उद्योग है, गुलाबी वॉलमक संक्रमण की वजह से और मानसून जो बारिश हो रही है उसकी कमी की वजह से कपास में 2023 और 24 में कपास के उत्पादन में कमी देखी गई है। और ये कमी कितनी है, तो 6% की कमी है। इसको ध्यान रख लेंगे। एक्सिस बैंक और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, इनके द्वारा एक्सिस बैंक चेयर स्थापित किया गया है। सेफोरा के द्वारा सौंदर्य बाजार में विस्तार के लिए उत्पाद पेश किया गया है। और साथ में पर्यटन मंत्रालय ने क्या करा है कि पर्यटन बाजार को बढ़ावा देने के लिए 650 वर्ग मीटर की जगह ली है भारत मंडप, अतुल्य भारत मंडप के निर्माण के लिए। क्लियर। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अब रिवीजन कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा उसका फटाफट। तो अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। ओके। और 8 नवंबर को विश्व स्तर पर विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है, जिसको विश्व नगर नियोजन दिवस के रूप में भी हम जानते हैं। फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज प्रतियोगिता में किसने जीत हासिल करी है, तो भारत ने जीत हासिल करी है। इस बात को हम समझ रहे हैं। और ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल करी है, तो देखो, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीतने के बाद ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले ये जो व्यक्ति हैं, ये तीसरी बार ये खिताब जीत रहे हैं। और अभी हमने मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2023 में भी इनके बारे में पढ़ा था। ये है मैक्स वेरस्टेपेन।
सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सबसे पहले याद रख लेना कि ये जो जोहर कप है ये हॉकी से बिलोंग करता है और इसमें भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया है। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है हीरा लाल सांवरिया को। इनकी उम्र 63 साल है। क्लियर? दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं ये बांग्लादेश की प्रमुख हैं शेख हसीना जी। 1996 से लेकर 2001 तक ये प्रधानमंत्री रही और उसके बाद से ये काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही हैं, जिसकी वजह से जो टाइम मैगजीन है इसने कवर पेज पे इनकी फोटो लगाई है। भारत में किस स्वीडिश स्वीडिश कंपनी ने 100% एफडीआई हासिल करा है? तो देखो एफडीआई हासिल करना, वो भी 100% एफडीआई हासिल करना, ये भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। स्वीडिश कंपनी है, इसका नाम है साब और ये रक्षा से संबंधित जो रक्षा के उपकरण है वो बनाने का काम करेगा। स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली हस्ताक्षर अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये महुआ के द्वारा चलाया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अर्बन अफेयर्स के द्वारा चलाया गया। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा करी गई है। आईआईटी कानपुर ने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है वहां पर पॉल्यूशन यानी वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए उसको कैसे कम किया जा सकता है शहरी और ग्रामीण इलाकों में, इसके लिए एक यंत्र बनाया है, एक सेंसर तैयार किया है जिसका नाम, और इसके लिए एक सेंटर भी बनाया गया है जिसका नाम है ATMAN। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आईआईटी मद्रास का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो तंजानिया है, साउथ अफ्रीका का देश है तंजानिया, वहां पर आईआईटी मद्रास का जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिसर है उसकी स्थापना कर दी जाएगी, जांजिबार द्वीप पर जो स्थित है। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देखो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2389 अमेरिकी डॉलर है। और ये बोला गया है कि भारत में जो आय की और धन की असमानता है वो काफी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन भारत में जो गरीबी है वो भी काफी ज्यादा कम हुई है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने अच्छे से रिवीजन भी कर लिया और जो क्वेश्चंस थे वो भी अच्छे से समझ लिया, डेज भी अच्छे से समझ लिए। तो प्लीज मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि ये जो कंटेंट है जिन लोगों के लिए जरूरी है वहां तक पहुंच सके। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, खूब मेहनत करते रहना है, जीवन में आगे बढ़ते रहना है और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहना है। बाय बाय, टेक केयर।